साहित्य और साहित्यकार अक्सर क्रांतिकारी माने जाते हैं। उन्होंने अपनी लेखनी से हमेशा समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया है। तो और आपको उसमें से कोई ऐसी चीज, जब चूंकि आप भी लेखिका बनी, आपने भी साहित्य को इतने करीब से देखा, तो क्या वाकई में उनमें ये क्षमता होती है? और क्या आपने अपने जीवन में कभी कोई ऐसी समाज की रूढ़िवादी कुरीति को दूर करने का प्रयास किया अपने पारिवारिक जीवन में, जो मैंने कहीं आपसे बात में या आपके फेसबुक पोस्ट पर एक बार पढ़ा था कि, तो मैं चाहती हूँ कि आप जरूर साझा करें कि क्या ये बात सही है? देखिए, सबसे पहली बात तो है, साहित्यकार जो है ना, मतलब मैं कहूँगी समाज सुधारक नहीं होता। वो समाज सुधारक नहीं होता है, वो केवल पाठकों के हृदय में सोए हुए अच्छे विचारों को, गुणों को जगाने का सिर्फ काम करता है। जैसे एक अंधेरे में कोई चीज़ पड़ी है, उस पर टॉर्च फेंक दी, वो चीज़ दिख गई, उसके बाद जो है पाठक जो है खुद ब खुद उसके विचार बदलते हैं। कहते हैं ना, जो काम तलवार जो है वो उससे आप नहीं कर सकते, कलम की नोक जो है वो तलवार से ज़्यादा तीखी होती है। तो आप हृदय परिवर्तन तो कर सकते हैं, लेकिन आप अगर हृदय परिवर्तन के उद्देश्य से कुछ लिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लेखक आज के ज़माने में वो अपने जो उनको लिखना चाहते हैं, जो चीज़ें उन्हें परेशान करती है, एक द्वंद्व होता है। कोई लेखक क्यों लिखता है? आज मैं कहीं से गुजरी, मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी जो मुझे नागवार गुजरी, जो एक शहरी होने के नाते मुझे लगी कुछ संवैधानिक नहीं है, या कोई चीज़ कहीं अत्याचार, तो वो चीज़ से मैं उद्वेलित हुई, तो मैं कुछ लिख डालूंगी। लेकिन मैं ये नहीं रखूंगी मैं कोई कि भाई उससे समाज में परिवर्तन आएगा, नहीं। ये मेरे पाठकों के हृदय पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, मैं कुछ चाहूँगी तो मैं बदलूंगी। जैसे आपने पूछा कि आपने कुछ किया, तो मेरी ज़िंदगी में तो मैं, देखिए, ताउम्र मैं एक शिक्षिका रही, और मैं आज भी कहूँगी कि मैं एक लेखिका से पहले शिक्षिका हूँ, क्योंकि 32 वर्षों से तक मैंने पढ़ाने का काम किया। और मैं कहीं भी कुछ देखती हूँ ना, अनाचार, अत्याचार, अन्याय, मैं बीच में कूद पड़ती हूँ। और मुझे कभी कभी घर से ये भी सुनने को मिलता है कि आप इतना वीरांगना मत बनिए, लेकिन मुझे लगता है नहीं, मैं रोक ही नहीं सकती खुद को। मेरी एक टीचर की डायरी आप पढ़िए, उसमें बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जब मेरे पास किशोर बच्चियां आई अपनी कोई बहुत पर्सनल प्रॉब्लम लेके, जो उन्होंने अपने माता पिता को भी नहीं बताई, स्कूल प्रिंसिपल को नहीं पता, और कोई बच्चा अब्यूज़ हो रहा है, किसी को नहीं पता है। मैं ऐसे चीज़ों में खुद कूद पड़ी, मैंने हस्तक्षेप किया और कोशिश की समाधान निकालने की। लेकिन एक जो बहुत ही अपने परिवार में मैंने मुझे नहीं पता था मैं ये कोई रूढ़ी बदल रही हूँ, बस सहज रूप से मेरे मन में आया और आपने किया। मेरे बेटे की शादी थी, और बिहार में सब जानते हैं एक परंपरा है गुरहत्थी। गुरहत्थी की परंपरा जो है वो होने वाली जो वधू है उसको जो ससुराल पक्ष से गहने कपड़े सौगात आती है, वो मंडप में, शादी के मंडप में विवाह के बाद जो लड़के का बड़ा भाई है वो उसको एक तो दिखाया जाता है, हमारे यहाँ निरक्षण कहते हैं उसको। हाँ, उसको हमारे यहाँ गुरहत्थी कहते हैं। अलग तो अलग वो जो लड़की का जो जेठ, आने वाली वधू का जो बड़ा पति का भाई है बड़ा, वो उसको अर्पण करता जाता है। उसको एक एक गहना दिखा के, मुझे लग रहा है दैट इज सॉर्ट ऑफ उसको शोकेस, मतलब दिखाना होता है समाज में। समाज क्या ये था। तो मेरे बेटे की जब शादी हुई तो मैंने कहा अपनी होने वाली बहू की माँ से फ़ोन पर बात ही, मैंने कहा मेरे घर में ये गुरहत्थी जो है ना, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है, मेरी बेटी बड़ी है। अच्छा। मैंने कहा मैं अपनी बेटी से कराऊंगी। उन्होंने कहा नहीं, बेटी कैसे करेगी, ये तो बेटे करते हैं। मैंने कहा नहीं, वो मेरी बेटी बेटा वही है, और चूंकि वो बड़ी है वो करेगी। तो नहीं, तो बोले कि पंडित जी जो हैं वो नाराज़ होंगे। तो मैंने तो कहा उनको, मैंने कहा तब पंडित जी को कहिए मंडप में वो लेखिका सास का जो है भाषण सुनने को तैयार हैं। तो सोची मैंने, मतलब उनको जबरन कहा। मैंने कहा नहीं, मैं यही, मेरी बेटी ही करेगी, इतनी आप मुझे आज़ादी दीजिए। उसके बाद शादी जब होने लगी तो शादी के दिन सुबह एक और चीज़ इसमें जोड़ूंगी, वहाँ से संदेश आया कि जो आप दूल्हा है, मतलब मेरा बेटा, उनके नहाने का पानी एक बोतल में भेज दीजिए, तो वो जो है मेहा पर छिड़का जाएगा, मेरी बहू का नाम। वो जो 4 दिन बाद हमारे यहाँ चौठारी होता है, उसमें शायद वो करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ शादी के दिन वो पनकट्टी होता है, वो लड़की नहाएगी, तब वो तैयार होगी, वधू बनेगी। तो मुझे लगा कितनी वाहियात ये, मतलब ये है। और मैंने सीधा उनको फ़ोन पर कहा, मैंने कहा क्यों?
तो बोले नहीं, वो दुल्हन लड़की पर छीटा जाएगा और उसके बाद ही और वो उसके नहा बाद के तैयार होगी। बिल्कुल, हाँ, तो सही मैंने अपनी बहू का नाम लिया। मैंने कहा क्यों मेहा का पानी सात्विक पर क्यों नहीं छीटा जाएगा? मैंने कहा क्या ये आप लोग ये बता नहीं, ये होता है भावना जी, हमारी परंपरा मैंने कहा है। मैं ये नहीं करूँगी और मैंने इनकार किया। और फिर रात को गुरहथी में भी मेरी बेटी ने किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला कि मेरी बेटी वो रिचुअल निभा रही थी। और अमृता जी मुझे मालूम भी नहीं, मैंने तो सहज रूप से किया और उसके बाद पता लगा ये तो नेशनल इंटरनेशनल खबर बन गई। और ये खबर थी मैम, क्योंकि आपने जो किया, हाँ, ये जो आपने किया ना, ये हमारा समाज औरतों को इजाजत नहीं देता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि कई लड़कियां जो हैं वो अपनी मुखाग्नि देने लगी। हाँ, देने लगी हैं। ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं थी। बिल्कुल, हमारे यहाँ भी नया होने लगा है। हाँ, बेटी भी, हाँ, बेटे तो के ये बदलाव है शायद। ये साहित्य जो है, मैं जब मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई लेखक या कोई भी ऐसा व्यक्ति चीजों को बदलता है तो समाज कहीं ना कहीं उससे प्रभावित जरूर होता है। और पता नहीं कितने लोग आपके इस फैसले से प्रभावित हुए। मुझे लगा कि मुझे बदलना चाहिए। मुझे फोन आए मुंबई से, मेरे मित्र हैं कई, उन्होंने कहा कि लगा कि भावना जी ने ऐसा किया तो अब हमारी, जिनके बड़े बेटे नहीं थे, बोले हम भी अपनी बेटी से कराएंगे। तो एक प्रकार से जो पहला कदम, आपको एक नेतृत्व करने की जरूरत है। हालांकि मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा बाद में। लेकिन हमारा समाज बेटे और बेटियों में जो भेद करता है, उसको बदलने के लिए ऐसे छोटे छोटे कदम उठाना बहुत जरूरी है। तो बहुत परिवर्तन आ गया। हाँ, बहुत आ गया है, लेकिन मैम अभी बहुत आना बाकी है। बहुत कुछ बदलना जगह भी अंधेरा है। आज भी अगर आप पुरानी महिलाओं से बात करेंगे तो वो कहेंगे ये हमारी परंपरा को बदल रही हैं। नहीं बदलने देंगे। तो कई बार भी करेंगे वो, लेकिन हमें आलोचनाओं से डरना नहीं है। बिल्कुल। हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। अभी आप एक कविता पढ़ रही थी कि किचन से लेकर संसद तक हम पहुंचने लगे हैं। तो क्या एज अ लेखिका आपको लगता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना जरूरी है, या महिलाएं जरूरत से ज्यादा सशक्त हो गईं जिसका समाज पर कुप्रभाव भी पड़ने लगा, या कहाँ चूक हो गई? ये सशक्तिकरण शब्द कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा खलता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में बताएं। देखिए, सारी बात क्या है, सशक्तिकरण का असली मतलब क्या है? सशक्तिकरण का मतलब है औरत सशक्त हो। कैसे? सबसे पहले आर्थिक दृष्टि से सशक्त हो, वो स्वावलंबी हो, उसको भरण पोषण के लिए वो मोहताज ना हो, ना पिता की ना पति की। वो जिंदगी में अकेले अपने दम पे खड़े होने का की योग्यता रखती हो। पहली बात ये है। और दूसरी बात सशक्त होने की है कि उसको घर में अगर है विवाह से पहले, तो भाई और बहन को समान अधिकार मिले। अगर विवाह हो गया तो पति और पत्नी को समान सम्मान मिले, बराबर आदर मिले। जहाँ वो सम्मान की कमी होगी तो औरत, इसका मतलब है सशक्त नहीं है, कमज़ोर है। पर सशक्त होने का मतलब, मैं अपने को नारीवादी कहने का मतलब मैं नहीं चाहती, लेकिन मैं नारी सशक्तिकरण की गंभीर पैरोकार हूँ। और मैं ये नहीं सोचती कि झंडा उठाकर, नारे लगाकर, सड़क पर धरने देकर या हम उग्र बन के हम सशक्त होंगे। नहीं, सशक्त का मतलब है कि हम पुरुष के बराबर हमें मिले, पुरुष से ज़्यादा पाने की चाहत जहाँ हम रखने लगते हैं। अगर हम आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो गए तो हम किसी का दमन करने लगे, जैसे प्रायः पुरुषों ने किया। सदियों से हमारी पुरखिनों का दमन इसीलिए हुआ क्योंकि वो सशक्त नहीं थी आर्थिक दृष्टि से। तो पति जो है वो, चाहे उसको आप डोमेस्टिक वायलेंस को ले लें, चाहे घर में कोई भी निर्णय लेना है तो स्त्री को, तुम तो चूल्हा फूंको, ये तुम्हारा काम नहीं है, बस ये निर्णय हम लेंगे। बड़े निर्णय में महिलाओं को शामिल ही नहीं करते थे। तो मुझे लग रहा है कि वो जमाना जो था वो था कि स्त्री दबी हुई थी। लेकिन आज अगर घर में कोई भी निर्णय लेना हो, बच्चों के विवाह होने हो, या बच्चों को किस स्कूल में एडमिशन दिलाना हो, या आपको प्रॉपर्टी खरीदनी हो, मैंने देखा है कोई भी सब फैसलों में अगर स्त्री को उसमें बराबर हक, बराबर से मिल रहा है तो वो सशक्त है, वो घर सशक्त है। लेकिन अब पुरुष ने हमें दबाया सदियों से, अब हम उसे दबा लें। जहाँ ये हो रहा है
वहाँ परिवार टूट रहे हैं, वहाँ पर स्त्री का सशक्त होना आंखों में खल रहा है, जैसे अभी 2-3 पुरुषों ने आत्महत्या की। मैं बस उसी प्रश्न पे आ रही थी कि ये जो घटना घटी, तो अगर औरतें आर्थिक रूप से सशक्त बनने की तरफ अग्रसर हो रही हैं, तो फिर पुरुषों का आर्थिक शोषण क्यों करने लगी हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत कम है, ऐसा नहीं है, कुछ केस हुए हैं, हाँ, लेकिन होने नहीं दुखद चाहिए, है, वो नहीं होना दुखद चाहिए है। और देखिए बहुत सारे केसेस की तह में हम नहीं गए हैं, एक तरफा बात समझ के हम लोग कोर्ट में केसेस चलते हैं, लेकिन हाँ ये बहुत गलत है कि अब जो कानून ने स्त्री को जो प्रश्रय दे दिया, कानूनी संरक्षण, अब हम दहेज के केस में फंसा दें, या हम जो है झूठे इल्ज़ाम लगा के वो स्त्रियां या उनके जो माता पिता हैं वो जो करते हैं बदला प्रतिशोध की, प्रतिकार की जो एक ये है, ये आंकड़े ये कहते हैं हाँ कि महिलाएं जो हैं वो बदला लेने के लिए उनके ऊपर गलत केस भी लगाने लगी हैं। बहुत हो रहा है ये, और ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। हमने अपनी बेटियों को इसलिए पढ़ाया कि वो अपने लिए सशक्त हो सकें, इसलिए नहीं पढ़ाया कि वो दूसरों का आर्थिक शोषण करने लगे। तो ये कहीं ना कहीं नहीं, देखिए कोई भी चीज का जब नई चीज होती है ना, उसके दोनों पहलू होते हैं, उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। तो मैं इसको यही मानूंगी, ये इसका नकारात्मक पहलू है कि जब कानून दुरुपयोग भी होता है। अब चाकू है, उससे आप उंगली भी काट सकते हैं, सब्जी भी काट सकते हैं। अब उसका प्रयोग सोशल मीडिया है, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग। तो ये तो हम महिलाओं को समझना है कि नहीं, हम सशक्त बन रहे हैं तो फिर अब हम इसका दुरुपयोग ना करें, हम इससे अपने परिवार को ज़्यादा खुशहाल बनाएं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आज औरत, ख़ास तौर से पढ़ी लिखी औरत, इतनी सशक्त हो गई है कि वो सच कहें तो पुरुष के बिना भी चला लेगी घर। लेकिन फिर मुझे लगता है घर क्या, ज़िंदगी पूरी, बच्चों को पाल लेगी ज़िंदगी, लेकिन पुरुष साथ हो तो ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत होती है और बहुत और कंफर्टेबल होता है। हाँ, सब कुछ, सबके बच्चों के लिए भी, पिता का साथ, बहुत भाई का साथ, पति का साथ, पुत्र का साथ, ये चारों रूप में पुरुष जो है वो उसका एक प्रकार से साथी है, उसका सहयोगी है। तो अच्छा तालमेल होना, तो फिर शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप है वो शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि अर्धनारीश्वर, बट लोगों ने उसको गलत तरीके से रखा, या जो भी उसका मतलब नहीं समझ पाया शायद समाज। जी। अच्छा मैम, आर्थिक सशक्तिकरण से पहले क्या शैक्षणिक सशक्तिकरण जरूरी नहीं था? महिलाएं पढ़ें वो ज्यादा जरूरी था? आज भी शिक्षा की स्थिति महिलाओं के केस में बहुत अच्छी नहीं है अभी भी, अगर आप देखें तो। देखिए अब आप कहें कि 100% रिजल्ट तो नहीं होगा, लेकिन बहुत सुधरी है। हमारे राज्य में तो लड़कियां जब साइकिल चलाते हुए और वो स्कूल यूनिफॉर्म में जाती हैं तो बड़ा सुखद होता है वो दृश्य। लेकिन जो आपने कहा कि देखिए शिक्षा का रूप बहुत बदल गया है। आजकल तो कला कौशल का ज़माना आ गया, और नई शिक्षा नीति में हमारे बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज, ज़रूरी नहीं कि हम किताबें पढ़ के विद्वान बने, है ना। ऐसी हमारी बहुत बड़ी बड़ी ऐसी स्त्रियां हैं प्रतिभाशाली, जो समाज में जिनको पद्मश्री मिला है, पुरस्कृत होती रही हैं, जो सुजनी आर्ट करके और मधुबनी पेंटिंग करके, या मैं कहती हूँ कि सिलाई कढ़ाई बुनाई, जो शिक्षा के उसमें नहीं आते हैं लेकिन प्रशिक्षण लेकर उन्होंने, तो किताबी ज्ञान जो है वो ज़रूरी नहीं है। मुझे तो लग रहा है सबको किताबें पढ़ के और BA MA नहीं करना चाहिए। जिनको किसी उससे संबंधित क्षेत्र में जाना है वो किताबी ज्ञान प्राप्त करें। नहीं तो मुझे लग रहा है 8वीं 9वीं के बाद ही बच्चों की रुचि के अनुसार उनको किसी न किसी कला में डाल दिया जाए, किसी स्किल्स में डाल दिया जाए, तो शायद रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होंगे। लेकिन इस साल हमारी सरकार ने भी ये पहल करी है, और CBSE ने भी ये पहल करी है कि वो 11th में या 10th में ही शायद स्किल पे अब काम करेंगे। तो ये जब सशक्तिकरण और महिलाओं के बारे में बात करते हैं, तो एज अ लेखिका जब आप इस तरह सोचती हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ अपने पसंदीदा लेखकों के बारे में ज़रूर बताएं, और उनका लेखन आपको कैसे प्रभावित करता है, जो आपके इर्द गिर्द हैं, और कैसे आपको। जैसे सूर्यवाला जी हैं जी, उनका एक उपन्यास आया है वेणु की डायरी जी। वो अमेरिका में रही बहुत साल, मतलब बहुत साल क्या जाती आती रही, उनके पुत्र वधू वहाँ पर है। उन्होंने अमेरिका में जो देखा हाल, वहाँ की संस्कृति, वहाँ जीवन मूल्यों की गिरावट, और तब उन्होंने सोचा कि हम भारतीय जो वहाँ जाने के लिए जान प्राण दिए रहते हैं, अभी ट्रम्प साहब ने सबको बिना जो घुसपैठ करके गए वापस भेज रहे हैं। तो ये जो किताब है उनकी, ये सारा ये निकालता है, मतलब भ्रम को दूर करता है कि नहीं, अगर हम अमेरिका जाते हैं तो हम अमेरिका में बेशक धन कमा लें, हम ये कर लें, अमेरिका में हम एक भारत को लेकर जाएं,
भारतीय संस्कृति को वहाँ पर बहुत डिस्टर्बेंस है, वहाँ बहुत झंझावात है, पारिवारिक मतलब परिवार रिश्ते और परिवार जो है वहाँ नींव हिली हुई है उनकी। तो क्यों ना हम भारतीय संस्कृति को वहाँ पर ये करें। जबकि लोग हैं वो बाहर से आते हैं तो उनको लगता है कि हम अमेरिका को यहाँ ले आए, माता पिता को ओल्ड एज होम भेज दो, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, बड़ों को प्रणाम करने की हमारी जो प्रवृत्ति थी या हमारी जो अपनी परंपराएं थी उनको छोड़ दो। तो उनकी इस किताब ने मुझे बहुत प्रभावित किया। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत बहुत। अब मैं एक का नाम है, रोज़ की लगभग 2 दिन में एक किताब पढ़ती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अभी एक नई किताब मैं पढ़ रही हूँ, सियोल से सरयू तक, सियोल से सरयू, वो डॉक्टर सुनीता की है। तो इस तरह मैं आए दिन पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। लेकिन जैसे आपने पूछा, इस तरह की किताबें मुझे बहुत आंदोलित करती हैं कि ये है लेखन का एक मतलब दीर्घगामी फ़ायदा, जो पढ़ के ज़रूर पाठक को एक बार तो हिलाएगा, झंझोड़ेगा। आप कुछ ऐसी पुस्तकों के बारे में बताइए जो हमारी युवा पीढ़ी को पढ़नी चाहिए, जो उनको लगे कि कुछ उनके अंदर, जैसे अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि वो अमेरिका के, हाँ। हम अमेरिका को भारत में ला रहे हैं, भारत को अमेरिका नहीं पहुंचा रहे हैं। तो युवाओं को कुछ ऐसी 10 पुस्तकें ज़रूर सजेस्ट करिए जो वो पढ़ें और उनमें कुछ बदलाव। देखिए, मैं तो, मेरी एक बहुत ही पसंदीदा किताब है, और भले ही वो कितने भी मेरी पसंदीदा, वो मेरे मतलब किशोरावस्था से अभी तक है, और मैं उसको कई बार तो दोहरा के फिर से पढ़ती हूँ। वो है हंसराज रहबर की विवेकानंद, योद्धा सन्यासी, विवेकानंद की जीवनी है। मुझे लग रहा है आज बहुत ज़रूरत है हमारे युवाओं में, जो इतनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा का सदुपयोग हम कैसे करें। हम ट्रेनों को तोड़ के, शीशे तोड़ के और डिस्ट्रक्शन करने की बजाय हम विवेकानंद को पढ़ें, किस तरह अपनी ऊर्जा को हम राष्ट्र हित में लगाएं, हम देश हित में, अपने समाज को ये करने में। तो एक तो वो किताब मुझे बेहद पसंद है। उसके बाद आप कहें तो मुझे लग रहा है कि लोकल से ग्लोबल एक किताब आई है, वो किसने लिखी है नाम नहीं याद आ रहा, बट लोकल से ग्लोबल में हमारे देश के जो शायद 10-20 जो बड़े उद्योगपति हुए, अब अंबानी हुए, वो कैसे साइकिल से लेके उन्होंने शुरू किया, या मिस्टर बच्चन हैं या अदानी, मतलब उसमें देश के हमारे जो अभी प्रमुख उद्योगपति हैं, बिरला हैं और जितने भी हैं, वो किताब मैंने पढ़ी, वो मैंने अपनी रैक में मतलब सामने रखी हुई है, मुझे बहुत पसंद है वो किताब। और वैसे एक किताब रेत समाधि है, जिसको अभी 50 लाख का अवार्ड मिला है, बुकर अवार्ड मिला, उसको बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो लोगों को बड़ी नीरस लग रही है, लेकिन एक नई तरह का शिल्प का प्रयोग है, वो उनको पढ़ना चाहिए। मुझे लग रहा है अच्छी किताब है। हाल में मैंने त्रिपुरारी शरण जी की माधोपुर का घर पढ़ी, वो भी बहुत सुंदर किताब है, जिसमें उन्होंने आज़ादी के पहले के अपने गांव का जो पूरा चित्र है वो दिया है, किस तरह जो अंग्रेज़ जॉर्ज, या क्या तो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जो उस समय के अंग्रेज़ी बड़े बड़े जो होते थे अधिकारी, वो उनके घर जाते थे, कैसे रेलवे स्टेशन से उनके घर तक कारपेट बिछा दिया गया और घोड़े और हाथियों पर वो तो हमें एक खूबसूरत झांकी दिखाता है उस इतिहास की जो आज नष्ट हो रहा है। आज हम लोग बड़ी बड़ी मतलब किलों से, महलों जैसे घरों से आज हम सिमट आए हैं, छोटे छोटे आंगन भी नहीं है घर में अब, है ना, खिड़की से झांकते रहते हैं, हम लोगों को वो खुली हवा नहीं मिलती। तो माधोपुर का घर अच्छी किताब है। और फिर उषा किरण खान की तो सारी कहानियाँ पढ़ने लायक है, उनकी धूपधान कहानी तो बच्चों को ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो हमारी पुरानी संस्कृति को, हम क्यों पढ़ते हैं इतिहास, हम मुग़ल साम्राज्य पढ़ते हैं, हम राजपूत साम्राज्य पढ़ते हैं, ये सब हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? कुछ तो जानना चाहिए ना। इसी तरह साहित्य में भी हम अपने पुरखों का जीवन का, क्या उनकी रीति थी, क्या उनका सोच था, क्या उनके रवायतें थी, किस तरह की संस्कृति थी, इसको पढ़ के भी हम जो अच्छा लगे उसको हम अपनाएं, या कुछ गलतियां जो उन्होंने की वो हम ना करें। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो कई किताबें हैं अभी फ़िलहाल, मुझे पता होता आप प्रश्न पूछेंगे, मैं एक सूची बना कर लाती हूँ, बहुत सारी। नहीं, ऐसे ये तो बात में बात ऐसे एक किताब और मुझे याद है, अर्थला, विवेक कुमार एक हैं जो मेरे ख्याल IITian थे, उनकी किताब अर्थला इज़ अ ब्यूटीफुल बुक, मुझे बहुत सुंदर, जो हमारी पुराने ज़माने में कैसे चिकित्सा होती थी, जब हम युद्ध में घायल हो जाते थे तो कैसे हीलिंग, कैसे मतलब वो, जैसे आजकल तो सर्जरी होती है या प्लास्टिक सर्जरी, उस समय कैसे इस तरह की औषधियाँ जिसमें डुबा देते थे, बहुत अच्छी लगी मुझे। फिर आप रत्नेश्वर जी की किताबें पढ़िए जो उन्होंने प्रदूषण पे बहुत लिखी हैं। तो मुझे लग रहा है ये किताबें जो मैंने अभी
5-7 मेरे मुंह से निकला, ये युवा पीढ़ी ये को जरूर पढ़नी चाहिए किताबें। बिल्कुल, सबको पढ़नी चाहिए क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता युवाओं है। को इसमें बहुत आनंद भी आएगा और बहुत सीखने को मिलेगा। अभी मैं एकदम एक नई किताब पढ़ रही हूँ, नागा साधु, द स्टोरी ऑफ नागा। अभी मैंने पढ़ी है द स्टोरी ऑफ नागा, सुमन वाजपेयी की किताब। क्या कमाल की किताब है, क्योंकि महाकुंभ में जो ये नागाज आए ना, तो लोग कहते हैं कहाँ से आते हैं, ये कौन है, अचानक कहाँ आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। आप उस किताब को पढ़िए, आप के दिव्य चक्षु खुल जाएंगे। उन्होंने पूरा इतिहास लिखा है, वो क्या थे, वो वॉरियर्स थे। लोग तो मतलब उपहास भी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं है। मैं तो उस किताब को पढ़ के इतना मुझे आनंद आया, मैंने उस पर लिखा भी। वो किताब जरूर पढ़िए, द नागा स्टोरी, प्रभात प्रकाशन से आई है। क्या आपको लगता है मैम कि जो युवा पीढ़ी है वो रील्स को देख देख के आजकल सतही ज्ञान प्राप्त करने लगी है और इसीलिए वो किताबों की महत्व को समझ नहीं पाती है? देखिए, रील्स में ज्ञान कहाँ है? रील्स में सिर्फ सूचना है, ज्ञान नहीं है, सूचना है। सूचना ज्ञान नहीं होती है। और वो सूचना भी कितनी सही है ये नहीं, भी नहीं पता। सूचना है 10 लोग दे रहे हैं, आपको नहीं पता कौन सा। वो तो अंधों के द्वारा देखा जाने वाले हाथी है। हाँ भाई, अंधे ने एक पैर पकड़ लिया तो कहा केले का थंब है, किसी ने सूंड पकड़ ली तो कहा ये ऐसा है। वो एक मतलब ऑथेंटिक नहीं है। और रील में तो मनोरंजन है, टाइम पास है, बुजुर्गों के लिए, घरेलू महिलाओं के लिए, जिनके पास समय है उनको थोड़ा मनोरंजन के लिए। पर वो ज्ञान, ना व्हाट्सएप ना रील, ये सब जो है ना, ज्ञान का भंडार नहीं है। ज्ञान के लिए आपको पुस्तक खोलनी होगी। कहते हैं बिना गुरु ज्ञान नहीं, और किताब से बड़ा कोई गुरु नहीं है। तो ये बात है ना, आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी। ये बात आपने अभी तक कितनी पुस्तकें लिखी हैं मैम? मैंने 13 पुस्तकें लिखी, और मेरा जो अभी 13वीं किताब है वो मेरा उपन्यास। मुझे कहा जाता है मेरे वरिष्ठों के द्वारा कि उपन्यास नहीं लिखा तो क्या लिखा। उपन्यास लिखना बड़ी टेढ़ी खीर है, बड़ा मतलब आम आदमी के लिए वो एवरेस्ट चढ़ने की तरह है। पहला उपन्यास मैंने 5 वर्षों में लिखा, और मैं तो नमन करती हूँ अपने वरिष्ठों को जिन्होंने दर्जनों उपन्यास लिखे। तो मैंने फिर बीड़ा उठाया कि मुझे उपन्यास लिखना है। तो मैंने एक सपना लापता लिखा जो 5 वर्ष में लिखा, और दूसरा फिर मैंने अभी अथ हवेली कथा लिखा। अच्छा, 2 उपन्यास आपने उपन्यास मेरे। कविताओं का संग्रह? कविताओं के मेरे आ चुके हैं 3, 4-5 मेरे कहानियों के हैं, उपन्यास हैं 2, और 2 मेरे बाल गीत के संग्रह आ चुके हैं, और 2 मेरे अभी प्रकाशनाधीन हैं, पाइपलाइन में हैं। वो बच्चों के लिए भी लिखती हूँ मैं अक्सर देखती हूँ आप एक आयाम करके आप लोग कोई संस्था चलाते हैं साहित्य से, वो क्या है, उसके बारे में बताइए। उषा किरण खान जी ने, जो महिलाएं बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल में रहती हैं, हाशिए पर हैं, लिखने पढ़ने का शौक है लेकिन संकोच है या उन्हें कोई मंच नहीं मिलता, तो उषा दीदी ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया कि उन्होंने कहा एक संस्था बनाई जाए। और मुझ जैसी 8-10 जो महिलाएं थी, हमारी जो सजग महिलाएं जिन्होंने लिख रही हैं, लेखन के प्रति जिनका रुझान था, उनको उन्होंने इकट्ठा किया और कहा कि भाई एक संस्था में खोलना चाहती हूँ। तो हमने स्वागत किया। फिर उन्होंने मुझे इसके गठन का और इसके सचिव का कार्यभार दिया। तो फिर हमने इसको, अब 8 वर्ष हो गए हैं। कितनी लेखिकाएं इससे जुड़ी? इसमें देखिए, लेखिकाएं तो सीधा मैं नहीं कहूँगी, पर लेखन से जुड़े लोग, लिखने पढ़ने वाले लोग, और उसमें हैं 8-10 लेखिकाएं हैं जो मतलब कुछ हैं जो अभी नवोदित हैं, कुछ हैं जिनकी 3-4 किताबें आ चुकी हैं, कुछ हैं जिनकी पहली किताब छपी, कुछ शहनाज फातिमी जी, वो तो उनकी तो बहुत किताबें आई, लेकिन वो अब पटना से जा भी रही हैं, वो भी आयाम से जुड़ी, वो हमारी वरिष्ठतम मतलब सदस्य थी। और बाकी नए लोग, बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लिखते हैं या थोड़ा कच्चा पक्का भी लिखते हैं, तो उन्हें लगता है हम आएंगे यहाँ सबके बीच बैठेंगे तो थोड़ा उनकी भी कलम पैनी होगी। तो इस प्रकार से ये आया। अगर मतलब आज के समय में आज का कोई युवा हिंदी लेखक बनना चाहे तो आप उसको क्या सुझाव देंगे कि कैसे उसको अपनी शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि लिखना कोई सिखा नहीं सकता। एक तो आप कहती हैं कि वो अंदर से आती है, वो बीज अंदर रहता है, उसको खाद पानी मिलना चाहिए।
किस तरह का खाद पानी वही खाद पानी मतलब माहौल जैसे अब आयाम में क्यों जुटती हैं महिलाएं जो चाहती हैं, लेकिन बहुत सारी अगर सिर्फ आनंद के लिए आएंगी तो कुछ नहीं सीखेंगी। लेकिन सबसे बढ़िया खाद पानी है अपना पढ़ना। आप पढ़िए, आप एक कविता लिखना चाह रहे हैं अगर कि आज मेरे मन में कुछ आ रहा है, उसके पहले आप 20-25 कविताएं पढ़ लीजिए। आप कुछ बड़े लेखकों को, कुछ नए लेखकों को पढ़िए। आजकल क्या लिखा जाए, लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज लेखक ज्यादा हो गए हैं, पाठक कम है। और फेसबुक पर क्या है, कविता लिख दी, उसके बाद में आपके चाहने वाले जो मित्र हैं वो लाइक कर दिए, कमेंट लिख दिए, वाह वाह सुंदर, अति सुंदर, और आप जो हैं वो लेखक बन गए। उन्होंने बिना पढ़े ही लिख दिया। उन्होंने आपको नहीं पढ़ भी लिया तो वो कितने पारखी हैं, कितने पारखी हैं, और कौन आपको परख रहा है ये देखना भी जरूरी नहीं है। और आप आलोचना ले नहीं पाएंगे क्योंकि आप तो लेखक, आप लाइक्स और कमेंट्स की फैंटेसी में फंसे हैं और आप बस ख्याली पुलाव बना के आप तो लेखक बन गए। उन्होंने बना दिया, उन्होंने आपका बहुत अहित किया है, इसलिए कुछ मत कीजिए। लेखक बनना है, आप चुपचाप रात डायरी लिखिए। सबसे पहले डायरी लिखना विल बी अ गुड बिगिनिंग। आप सुबह से रात तक जितने आपके अनुभव रहे, आपने कुछ देखा, कुछ महसूस किया, किसी ने आपको फटकारा, कहीं अपमान झेला, कहीं आपका मनोबल बढ़ा, आप 4 पंक्तियां ही लिखिए ना। आप लिखते लिखते, आप मानिए मेरी जो पहली किताब छपी हुई किताब, मेरे 15-20 बरस से लेकर और लगता है 40-45 बरस तक के लिखे हुए का संकलन है वो, 57 पंखुड़ियाँ। तो मैं लिखती गई, छपवाया नहीं। आजकल लोगों को छपने की जल्दी है और प्रकाशक पैसे ले लेके छाप रहे हैं। और छपने से याद आया, मैं एक बार मैं गुजर रही थी, मैंने देखा कि एक पति पत्नी खड़े हैं और वो कुछ किताबें लेकर खड़े हैं और वो मुझे उन्होंने रोका और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी एक किताब खरीद लीजिए। तो मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बोला हमें कोई पब्लिकेशन छापने को तैयार नहीं और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम छाप सके, तो हम 1 to 1 बेच रहे हैं। तो क्या ये नए लेखकों को ये भी एक परेशानी आती है? देखिए, आप कहते हैं आपको प्रकाशक छाप नहीं रहा, क्यों नहीं छाप रहा बताइए, क्यों नहीं छाप रहा? क्योंकि प्रकाशक तो व्यापारी है, उसको बेचनी है। और बिकेगा क्या? बिकता है ब्रांड, बिकता है नाम देखकर। प्रेमचंद आज भी बिक रहे हैं, क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि वो प्रेमचंद हैं। तो पहले आप वो नाम तो कमाइए। वो नाम कैसे कमाते हैं? आप छोटा छोटा लिखकर अखबार में भेजिए, पत्रिका में भेजिए, मत छपवाइए। आपका जब सब छप जाए, मेरी एक किताब है स से स्टोरीज, उस किताब का नाम ये स से स्टोरीज, उसमें शायद 11 कहानियां हैं। उसमें 11 में से 7 कहानियां लगभग 1.5 साल में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छप गईं। फिर उसमें 4-5 नई कहानियां मेरे और तैयार हुई, तो मेरे प्रकाशक ने उसको छाप दिया। क्योंकि उन्हें पता है कि जब आप पत्रिका में छप जाते हैं तो आपको 10-20 लोगों ने पढ़ा है, 100-50 1000 500 जितनी उसकी रीच है। उससे क्या होता है, प्रकाशक को ये विश्वास होता है कि मेरी किताब बिकेगी। और तो युवाओं को बड़ी जल्दी है, और युवाओं को जल्दी है, उनको है हम लिखा छपवा ले। नहीं, आप लिख के पहले जखीरा तैयार कीजिए, फिर किसी समझदार, किसी अनुभवी लेखक को से उसका दिखवाइए। जैसे आपके परीक्षा में आपको मिलता है ना, क्या कहते हैं, रिपोर्ट कार्ड, कि अब आप प्रमोटेड, यू आर प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। तो परीक्षक से गुजरती है ना आपकी उत्तर पुस्तिका, तो आपकी तो गुजरी ही नहीं, तो उसमें तो 1000 गलतियां हैं, और 1000 गलतियां हैं तो फिर वो कोई क्यों खरीदेगा? खरीदने से पहले ही ग्राहक ऐसे करता है और फिर देखता है अरे ये तो, इसमें तो कई बार गलतियां होती हैं, भाषा, और कई बार भाषा की गलती इतनी होती है कि आप किताब उठाते नहीं हैं। इसलिए देखिए, मेरा कहना है, कभी भी आप 20 साल 25 साल में सोचो कि हम लेखक बन जाएं। विरले ही कोई हैं जिनमें ये कहा जाए ईश्वर की कृपा है, देन है कि आपने बहुत छोटी उम्र में लिख दिया, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हैं। आप पहले पढ़ लीजिए। अगर आप 10 साल की उम्र से पढ़ने की चाट लग जाती है तो 20-25 बरस तक आते आते आपने 30, 40, 50 किताबें अगर पढ़ ली, तो जो आप लिखेंगे ना, उसमें थोड़ा सा भाषा का संस्कार होगा, थोड़ी कुछ बात होगी, और वो किसी को दिल तक पहुँचेगी। तो लेकिन अब इंसान खुद ही लिख रहा है,
खुद ही अल्लाह पढ़े खुदा बाँचे। और मैंने आत्ममुग्ध पढ़ा, हो रहा है कि मैंने बहुत आत्ममुग्ध हो अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। ये बड़ा संकट है आज के युवा, इससे ना बड़ा मुझे दुख भी होता है। दया के पात्र हो गए, वो समझ नहीं रहे हैं बात। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी साहित्य एक कथा सागर की तरह है मैम, उससे एक बूंद निकालना भी बहुत मुश्किल है और उसको पी लेना तो खैर बहुत बड़ा काम है। तो ये तो सही बात आप कह रही हैं। मुझे लगता है कि एज अ लेखिका, एज अ शिक्षिका, आपने जो युवाओं को जो सीख दी कि पहले उनको डायरी से शुरू करनी चाहिए, तो मैं चाहूँगी मैम कि कुछ और मैसेज आप दें जो आज की युवा पीढ़ी लेखक बनने की तरफ या अच्छा स्टूडेंट बनने की तरफ, एज अ शिक्षिका भी मैं चाहती हूँ कि आप उनको कुछ मैसेज दें। देखिए, शॉर्टकट्स को छोड़ना होगा, शॉर्टकट्स को छोड़ना होगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर आपको वही आ गई ना कि मुझे याद आ रहा है वो संवाद 3 इडियट्स का कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। तो हम कामयाबी तो चाहते हैं पर काबिलियत नहीं हासिल करते। और काबिलियत जो है ना वो 2-4 दिन की कमाई नहीं होती है, वो कहते हैं बचपन से है। और मुझे लग रहा है एक बच्चा, एक युवा एक प्रोडक्ट समाज के सामने एक प्रोडक्ट के रूप में जब आता है ना, तो बहुत सारे, जैसे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंपनी में बहुत बड़ी टीम होती है, ऐसे ही एक अच्छा नागरिक, अच्छा युवा बनाने के लिए मुझे लग रहा है बहुत लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। माता पिता, शिक्षक, मित्र, पड़ोस, आपका समाज, आपकी कम्युनिटी। तो ये सबका एक जॉइंट वेंचर है। ये सामूहिक प्रयास है। अगर हम नहीं करेंगे तो बच्चे दिग्भ्रमित हो जाते हैं या फिर वो अनुशासनहीन हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बच्चे को जन्म देकर 20-22 वर्षों का ये एक प्रोजेक्ट है। माता पिता सोचते हैं बच्चा 2.5 साल का है, मेरी जिम्मेदारी नहीं, 2.5 साल का है तो प्ले स्कूल में भेज दिया, हम फ्री हो गए, घर का काम निपटा लें या हम बैठ के थोड़ा रील्स देख लें। उससे भी पहले मैं आपके क्रच में भेजने लगे, क्रच में, वही तो, हाँ क्रच में भेजने लगे, प्ले स्कूल में। तो थोड़ा सा यहाँ में महिलाओं की आज जो उन्नति की बात है ना, मैं थोड़ी सी ओल्ड स्कूल की हूँ और मुझे लगता है महिलाएं आजकल नौकरी को प्राथमिकता दे रही हैं अपने परिवार और बच्चों से बढ़ के। नौकरी है इम्पोर्टेंट, या तो आप विवाह मत कीजिए, विवाह करते हैं और फिर अगर आप बच्चों को जन्म देते हैं, आप थोड़े सालों तक नौकरी को मुलतवी करके आप पहले उस बच्चे को नींव दीजिए। मैंने तो 7 वर्षों तक घर में कोई नौकरी नहीं की, मतलब बच्चों को पाला। 7 वर्ष के बाद जब मेरे दोनों बच्चे स्कूल गोइंग हुए तब मैंने जॉब ज्वाइन किया। तो कहने का मतलब है कि हम देखिए जैसा बोएंगे, हमारा ये इन्वेस्टमेंट है। अगर हमने बच्चों पर इन्वेस्ट किया तो फिर बुढ़ापा हमारा ओल्ड एज होम में नहीं गुजरेगा। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। और परवरिश बहुत मायने रखती है। परवरिश इतनी मायने रखती है। और या तो फिर विवाह ना करें ना। इफ करियर इज आपके लिए, करियर आपका 1 पॉइंट प्रोग्राम है, देन डोंट गो एंड गेट मैरिड। और लेकिन आप विवाह करते हैं तो विवाह हमारे एक अनुष्ठान है, एक प्रकार से यज्ञ है, स्त्री पुरुष दोनों का सामूहिक ये है। और जहाँ पर पुरुष साथ नहीं देते हैं फिर विवाह टूट जाते हैं, फिर वो ब्रोकन मैरिजेस बच्चों पर कितना असर डालते हैं। बहुत सारी, ये बहुत ही और जो वो बच्चा तैयार होता है वो समाज के लिए हमेशा नेगेटिव होगा, घातक साबित होगा। वो पहले तो अपने लिए हानिकारक, उस बच्चे का जन्म जो है वो जीवन और ना उसका मैरिड लाइफ आगे चल के अच्छा हो पाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम अच्छा समाज बनाना है तो विवाह संस्था स्ट्रांग हो। और या तो विवाह में मत जाइए, तो आप सिंगल रहिए, तो फिर आप आज़ाद हैं। क्योंकि विवाह तो बहुत बड़ा एक मजबूत खूंटे से बंधना पड़ता है आपको, अनुशासन के खूंटे से, त्याग, तपस्या। आज़ादी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने परिवार को ही आज़ाद कर दें। ये भी आजकल एक आप प्राथमिकता तय कीजिए ना। जब बच्चे आपके देखिए जब आप एक पौधा लाते हैं और आप उसको क्यारी में रोपते हैं अपने गमले में, तो उसको जड़ पकड़ाने तक आप समय देते हैं। ये टेढ़ी हो रही है, इसको सीधा कर ले, इसकी कटिंग कर दें। अगर वो जड़ पकड़ लेता है ना तो फिर तो वो दरख्त बनेगा, वो आंधी तूफान झेल लेगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बच्चे को क्रच छोड़ने के बजाय यहाँ आप उसको, मतलब मेरा एक शिक्षिका होने के नाते 12वीं तक अपने पास जरूर रखिए। फिर तो बच्चे वापस लौट के कहाँ आ रहे हैं? वो जहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, नौकरी लेते हैं, कोई भी वापस नहीं आता है। तो 12वीं तक उनको जब आप अपने साथ जोड़ लेते हैं, वो फिर जो है फेविकॉल का जोड़ हो जाता है जो टूटता नहीं है।
लेकिन आजकल देख रहे हैं 5वीं 6ठी क्लास में बच्चा है, नहीं उसको हम बोर्डिंग में डाल दिया। देहरादून भेज रहे हैं, हमारे बोर्डिंग बच्चे बोर्डिंग में में। डाल नहीं, यहाँ हमारे शहर में अच्छे नहीं है स्कूल। जो स्कूल में कमी है वो आप घर में पूरा कीजिए, ऐसा नहीं है। तो बहुत चीज़ों के समाधान है। मैं तो इस मामले में बहुत ही बेबाकी से कहती हूँ कि भाई जो लोग ऐसा करते हैं तो वो अपने लिए भविष्य असुरक्षित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम लोग इस तरह की बातें करते हैं, मैम आप लेखिका रही हैं, शिक्षिका रही हैं, एज अ एक औरत होने के नाते भी मुझे लगता है कि समाज को हर औरत जो है कुछ न कुछ देकर ही जाती है, और परिवार को ही नहीं वो समाज को भी कुछ देकर जाती है। तो आपको क्या लगता है कि आज की औरतों का कैसा ये होना चाहिए? जैसे अभी आपने बच्चों को लेकर एक माता पिता के ये, एक औरत को कैसा समाज क्रिएट करना चाहिए जिससे कि एक स्वस्थ और अच्छा समाज और खूबसूरत समाज दिखे और परिवार अच्छा बने? देखिए, औरत अगर ब्याहता है तो पहली बात उसे अपने बेटों को ट्रेन करना है। Exactly. अपने बेटों को, मुझे लग रहा है उसको एक वो प्रोजेक्ट की तरह ले, उनको खाना बनाना शुरू सिखाना से। चाहिए मैम। देखिए, सबसे पहले उसको स्त्री की इज्जत करना सिखाए, बिल्कुल, और सबसे उसको स्वावलंबी बनाए। और मतलब ये तो सार्वजनिक मंच है, मैं यहाँ पर बहुत निजी बातें खोलना नहीं चाहती। मेरा बेटा जब 6th स्टैंडर्ड में आ गया तो मैंने उनको कहा कि आप अपने अंडरगारमेंट्स खुद वॉश कीजिए, और उसके बाद फिर चाहे वो वॉशिंग मशीन में जाएंगे बट आप खुद धोएंगे। क्योंकि ये थोड़ी है कि भाई हो तो माँ धो रही है या बहन धो रही है, धो सकते हैं। हाँ, ये नहीं, तुमको करना है तुम सीखो। आप बेटों को, इतने बेटियां सुघड़ होती हैं, वो कपड़े तह बनाती हैं, सुंदर से कपड़े सुखाती हैं। बेटे क्यों नहीं सुखा सकते? क्योंकि उनसे सुखवाया नहीं गया, उनसे करवाया नहीं गया। तो मैं कहती हूँ अगर आप चाहती हैं कि समाज में एक सुंदर समाज बने, एक औरत समाज को, औरत मैं कहती हूँ धुरी है, पुरुष से ज्यादा औरत सक्षम है, क्योंकि उसे वो प्रकृति प्रदत्त सुघड़ता है उसमें। पुरुष कोई हैं जो सुघड़ हैं, स्त्रियां ज्यादातर सुघड़ हैं। तो आप समाज को व्यवस्थित बनाना है तो बच्चों को बचपन से ही अनुशासन, अपने काम, छोटे छोटे काम खुद करना, अपने मतलब जो भी है खाना, जो ये तो जैसे जैसे बड़े होते जाएं वैसे वैसे जो है। बहुत सारी निजी बातें आप चाहें तो काट भी सकती हैं। नहीं मैम, वो जरूरी है। मैं तो चाहती हूँ कि ये पता चले। मेरी बेटी 4 साल की जब थी तो एक बार मेरे घर में गेस्ट आए, तो वो ट्रे ले जाना था, उसमें चाय थी, तो 2-3 कप चाय होंगे। तो वो काफ़ी, मेरी बेटी बचपन से बड़ी वाइब्रेंट, बहुत चंचल थी, तो बोली नहीं मम्मा मैं लेकर जाऊंगी। तो ऐसा नहीं बेटा, गिर जाएगा। तो मैं जिद करने लगी। तो मैंने कहा अच्छा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, मतलब मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। मतलब वो 4 साल की बच्ची को मैंने वो जो बैलेंस बनाते वो ले गई सक्सेसफुली वो। तो हम बच्चों को के साथ ऐसे रिस्क लें, और कोई बात नहीं, वो गिरते हैं तो हम संभालने के लिए है ना भाई, क्रॉकरी टूटेगी बिल्कुल। तो बच्चों को आप, मतलब कहते हैं ना, पशु का बच्चा जन्म लेते ही सब कुछ सीख जाता है, खड़ा हो जाता है। हाँ, सब कुछ सीख जाता है। और हम इंसानों के बच्चे 1 साल 2 साल 4 साल 3 साल तक गोद में लटके रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें स्वावलंबी नहीं बनाना चाहते। तो ये अनजाने में होता है। तो औरतें जो हैं वो बहुत सुंदर समाज बना सकती हैं। पहले वो खुद को सम्मानजनक स्थिति में लाएं, पढ़ें लिखें या कोई कौशल हासिल करें, धन कमाएं, वो कमाऊ बने। सबसे ज्यादा आर्थिक बहुत जरूरी है। और जब वो हो जाएगी तो आपकी बात सुनी जाएगी। और फिर आपकी बात आपके पति भी सुनेंगे, आपके बच्चे भी सुनेंगे। आप जहाँ खड़े हो जाएंगे वहाँ सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो आपके पास तर्क है अपनी बात को सिद्ध करने के। तो यही लग रहा है मुझे, औरत एक सुंदर समाज, डिस्ट्रक्शन ना से। एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी, औरतों में जैसे बहुत बार देखते हैं, मुझे एक स्त्री होने के नाते बुरा भी लग रहा है कि औरतों में बहुत ईर्ष्या द्वेष है। हम देखते हैं कि घर में देवरानी जिठानी, अब तो संयुक्त परिवार कम है, ईर्ष्या द्वेष ये नहीं होना चाहिए। गांव की बात करें, अभी मैंने कल एक कार्यक्रम जो है वो अटेंड किया डायन प्रथा पर। गांव में डायन, झारखंड में 2001 से लेकर 2016 तक 500 से भी ज्यादा महिलाओं को डायन कहकर मारा गया, और बहुत उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। आप सोचिए, ये पितृसत्ता में ठीक है, ये डायन है, इसको या तो उसकी प्रॉपर्टी हड़पनी है तो उसको डायन करार दे दो, या किसी स्त्री का यौन शोषण करना है, काबू में नहीं आ रही है, या ज्यादा बोलने वाली है, सशक्त है, इसको डायन करार। उसमें क्या होता है, घर की स्त्रियां जो है वो पुरुषों का साथ देती हैं। हाँ भाई, वो उस समय स्त्रियों को एकजुट होना है। अगर स्त्रियां एकजुट हो जाए ना
तो मुझे लग रहा है पितृसत्ता कमजोर पड़ जाएगी। आपने अभी 2 दिन पहले का पेपर, पता नहीं मैम पढ़ा है कि नहीं, कि एक नवविवाहिता की लाश मिली है जिसके पैरों में 9 कीले ठोकी मैंने गई देखी है, मैंने देखा तो है। वो किस तरह का समाज है ये, यही क्या तो ये हो रहा देखिए, है? यही तो कहना है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति से बहुत दूर हो गए हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते अब सिर्फ एक डायलॉग रह गया है। क्यों नहीं हो रही औरत की इज्जत? हमारा क्या अब आज के पेपर में है मैम कि 19,50,000 रुपए एक पिता ने दहेज के रूप में दिया, सिर्फ 50,000 रुपए बाकी रह गए और उस पति ने अपनी पत्नी को मार डाला और 6 महीने के बच्चे को लेकर घर से भाग गया। ये कैसी कहानियां हैं समाज की? नहीं, इसके लिए तो हमें खुद देखिए, हम दहेज देने वाले से विवाह ना करें। और ये हम तो दे हमें बनना क्यों रहे पड़ेगा। हैं? क्यों दे रहे हैं हम अपनी देखिए, बेटियों को पढ़ा लिखा? रिश्वत की बात लोग करते हैं समाज में। जब रिश्वत, अब तो कहते हैं थोड़ा सुधार हुआ है, जो रिश्वत दी जाती है, रिश्वत कोई क्यों लेता है? क्योंकि कोई दे रहा है ना। घूसखोरी तब खत्म होगी जब हम देना छोड़ देंगे। भीख मांगना तब छोड़ेंगे ये भिखारी, जब हम भीख देना छोड़ेंगे। तो उन्हें रोजगार दो, उन्हें खाना खिला दो, लेकिन भीख मत दो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम देकर हम फ्री हो जाना चाहते हैं। समाज को सुधारने का ठेका कोई नहीं लेता। अपने घर में तो सुधारो, घर में आप तुल जाओ। अच्छा, क्या कहीं महिलाएं भी इसकी जिम्मेदार नहीं हो गई? महिलाएं काफी हद तक दहेज को लेकर देख लीजिए, हाँ। बेटा और बेटी को लेकर देख लीजिए। अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो माँ, जो दादी और नानी का मुंह पहले उतरता है नाना और दादा के अपेक्षा। अब तो बदल रहा है, अब जमाना बदला है। वो आप हमारी नानी दादी का होता होगा, अब तो मुझे नहीं लगता ऐसा है। अब काफी माहौल बदल रहा है, फिर भी और बदलना ज़रूरी है। और मुझे लग रहा है स्त्री सबसे पहले घर में ये कर सकती है। अगर मेरे 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटे, जिसके घर से ज़्यादा दहेज आया मैं उसको ज़्यादा सम्मान दूँ, ये करना छोड़ दे, ये करना छोड़ दे। तो देखिए, जो बेचारी थोड़े लो प्रोफाइल से आई है फैमिली से, वो दब गई, तो जो जेठानी है वो भी शोषण करेगी। तो कहने का मतलब है कि सम्मान का जो नाता है वो आपकी काबिलियत से हो, आपकी प्रतिभा से हो, धन से मत तौलिए। जब हमारे, अब देखिए समाज में धन का बोलबाला है, लेकिन स्त्रियों को एक होना पड़ेगा। घर में अगर एक औरत के ऊपर पति जो है वो ये करता है, तो मुझे लग रहा है माँ को बेटे का नहीं बहू का साथ देना चाहिए। मैं तो सार्वजनिक मंच से बात कह रही हूँ। कल को मतलब मुझे खुद ये करना होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं करूँगी, मैं जानती हूँ मैं करूँगी। आपके घर में बहू आती है, अपने बेटे को बैठ के एक लेसन दीजिए, एक शिक्षा दीजिए। ये पराए घर से आई है लड़की, इसको हमें, ये बाहर से वही नर्सरी से लाया पौधा, इसे जड़ हमें पकड़ाना है। पहले के ज़माने में था कि जो बहू है वो जाओ उस घर में, उस तरह उसमें ढलना नहीं। अब मुझे लग रहा है जो मदर इन लॉ है उसे मदर इन लॉ बनना सीखना है। आने से पहले उसको तैयार रहना है कि मुझे वो थोड़ी जगह खाली करनी है, पाँव पीछे करने, दूसरे पाँव को जगह देनी है। ये चीज़ आ जाएगी तो समाज और बहुत बदल रहा है। मैं दिख रही हूँ आजकल जो मदर इन लॉज हैं वो अगली पीढ़ी के लिए बड़ी सहिष्णु हैं। और क्यों नहीं, लड़कियां भी आती हैं, कोई घर तोड़ने नहीं आती हैं। एक सवाल और है जो मैं अब इसको एंड करूंगी, उसके पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप एक सशक्त महिला हैं। कहते हैं कि महिलाओं का कोई घर नहीं होता, स्त्रियों का कोई घर नहीं होता। तो जब हम शादी से पहले होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें ये कहते रहते हैं कि अपने घर जाना तब ये करना, और जब हम जिनके घर जाते हैं वो कहते हैं हमारे घर में ऐसा नहीं होता। तो हर औरत अपने आप में एक सवाल लेकर खड़ी होती है कि आखिर मेरा घर कहाँ है, मेरा अधिकार कहाँ है। तो इससे आप कितना रिलेट करती हैं, या कितना लगता है कि बिल्कुल सही बात है। मैं ऐसे ही घर की पैदाइश हूँ, जो मेरे पिता ने मुझे विवाह के वक्त कहा था, विदाई के समय में, कि बेटा खुश रहो, दोनों घरों की लाज रखना और अब मेहमान की तरह आना। एग्जैक्टली। आप सोचिए, मेरे पिता ने बात कही थी, उस समय मुझे महसूस भी नहीं हुई। आज मैं सोचती हूँ उनके कहने का क्या मायने थे। मैं अपनी माँ से अब सवाल करती हूँ, मम्मी ऐसा कहा पिताजी ने, तो कहती हैं देखो कैसे बोल दिया। क्योंकि ये प्रचलन था, वो माहौल ही ऐसा था। और पिता का भी दोष नहीं है, वो समाज ही ऐसा था कि भाई अब मेहमान की तरह आना। मतलब अगर बेटी आकर 1 महीना बैठ जाती है तो पड़ोस वालों की भ्रिकुटियाँ तलती हैं, ये क्या बात है, लड़कर तो नहीं आई ससुराल से। तो ये जो माहौल है, या ये पिता का घर है तो भाई का घर है, ये
पति का घर है तो तुम्हारा घर कहाँ है। इसीलिए कहते हैं लड़की को जेब में पैसे होने चाहिए। जी, मैं तो कहती हूँ कुछ करो ना करो एक घर जरूर खरीद लो। नहीं तो घर तो पैसे से आएगा ना। हाँ, वही घर पैसे से आएगा ना। हाँ, वही मैं कहती हूँ पिता को भी बेटी को दहेज के बजाय उसको एक घर दे दो, घर दे, उसके नाम पर दे। हाँ, एक अनुराधा बेनीवाल एक राइटर है, मुझसे बात कीजिएगा तो राइटर्स ही मेरे जहन में आते हैं ना। अनुराधा बेनीवाल एक राइटर है जो बड़ी यंग राइटर है और वो चेस की ये है, प्रशिक्षिका है। वो लंदन में या कहाँ, वो हरियाणा से या कहाँ से, राजस्थान या हरियाणा से शायद ताल्लुक़ रखती है। और काफ़ी वैसी परिवार जो वहाँ तो देखते हैं ना, थोड़ा रूसी परिवार है। हाँ। वो कहती है मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया दिल्ली विश्वविद्यालय में, और उसके बाद मैंने अपने पिता को बोला कि आपको जो मुझे अभी पढ़ ही रही थी, मतलब शायद MA या कुछ कर रही थी दिल्ली विश्वविद्यालय में। उसने कहा कि पापा मुझे घर खरीदना है। तो पिताजी ने कहा होगा कि भाई हम घर कहाँ से तुमको खरीदें भाई, ये तो ये है तुम्हारी शादी के लिए भी जमा करना है। कह रही पापा आप मुझे जितने मेरी शादी के लिए पैसा रखा है वो दे दीजिए। और उसके पिता ने दे दिया, वो एक प्रोफेसर है, उन्होंने दे दिया। और वो कहती है स्टूडेंट लाइफ में ही मेरा अपना घर था, चाहे वो 1 कमरे का स्टूडियो फ्लैट था चाहे 2 कमरे का था, इतना मैं नहीं जानती, लेकिन ये बात उसने कही तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा हर माता पिता को सबक लेना चाहिए। क्यों आप बेटी के शादी दहेज के लिए फिर आप लाखों रुपया ताम झाम में उड़ाते हैं, बिना मतलब का वो जो ये है सब चले जाते हैं, और वो फूल और सब जो है अगले दिन कचरे में जाते हैं। तो आप वो पैसा बेटी के नाम कर दीजिए, या तो बेटी को, तो जिस दिन उसका अपना घर मतलब धन होगा तो वो गहने उसको इतने दे दिए, आप उसको उसके नाम से ये कर दीजिए। आप जो है मतलब उसको धन की दृष्टि से, आज तो संपत्ति में भी हिस्सा मांगा ही जा रहा है और देना ही चाहिए, ये तो हमारा कानून कब से बना हुआ है। लेकिन हमारा कहना है कि बेटी के शादी कीजिए, बहुत साधारण। मेरे 2 बच्चों के विवाह हो गया, तीसरा होता तो अब मैं ऐसे ही करती, उस समय तक नहीं कर पाई, है ना। मेरी तो खैर बेटे की शादी कोविड में हुई, वो भी काफ़ी सादगीपूर्ण हुई। लेकिन अब वक्त के साथ आपके विचार बदलते हैं, आप भी ग्रो करते हैं, सीखते हैं, विचारों में भी आपके एक विकसित होते हैं विचार। तो यही है, घर तो होना चाहिए लड़की का, और माता पिता अगर कर सकते हैं मदद करें, नहीं तो लड़की खुद हासिल करे। आजकल तो बहुत कुछ है, लोन लेकर सब नौकरीशुदा जो लड़कियां तो उसको कभी ये सुनना ना पड़े कि मेरा घर कौन सा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो आपसे बात तो ख़त्म ही नहीं हो रही है, मुझे लगता है कि बहुत लंबी बातें चलेंगी, और अब मुझे लगता है कि एंड करने की ज़रूरत है, काफ़ी मुझे लगता है लंबा खिंच रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट पर आईं, अपनी तरफ से एक सोशल मैसेज ज़रूर दें, और जो भी आप देना चाहती हो, और उसके बाद हम लोग इसको एंड करेंगे। मैंने तो ऐसे बहुत कुछ कह दिया है, और अब मेरे लिए अंत जो है वो कहते हैं ना कृतज्ञता ज्ञापन होता है। तो धन्यवाद देने का ये मौका है कि आपको, आपकी तो संस्था, आप तो मैं तो खुद आपसे बहुत प्रभावित हूँ। आप इतने काम करती हैं, यू आर अ मल्टीटास्किंग वुमन, और बहुत ही सक्सेसफुली कर रही हैं। साईं की रसोई चला रही हैं, बहुत सारे और भी तकनीकी कार्य भी कर रही हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं। और मुझे लगता है कि मैं अपने सुनने वालों को यही कहूँगी कि अमृता जी ने जो भी मुहिम छेड़ रखी है, जितने भी मिशन इनके चल रहे हैं, उन सब में आप देखिए, आप उससे मुतासिर हुइए, उससे सीखिए, उनका साथ दीजिए। और जो भी समाज में जन जागरण, पीछे इन्होंने बच्चियों की माहवारी को लेके भी बहुत कुछ काम किया, और उसकी मैं भी साक्षी रही हूँ। तो जो भी चीज़ें ये जन जागरण कर रही हैं उसका प्रभाव हो, असर हो। और आपको भी बहुत शुभकामनाएं कि आपका ये सफ़र जो है तेज से तेज गति से चलता रहे, और हम लोगों से जिस तरह के भी आप सहयोग चाहें, हम हमेशा उसके लिए तैयार हैं। आप तो हमेशा रहती हैं, मेरे साथ खड़ी रहती हैं। और इसी के साथ मैं चाहूँगी कि अब हम अपने पॉडकास्ट को एंड करें, और आप आई मैम, आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बिजी शेड्यूल था आपका, फिर भी आप आई, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शक इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी अच्छी शख्सियत जो बिहार में मौजूद है उसके बारे में जानने का मौका मिले। मैं एक बिहारी हूँ, और मैं हमेशा बिहार को प्रमोट करना चाहती हूँ किसी भी रूप में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर जुड़ें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।